नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ 14वां पल्लवन इस एकांकी का आज हम अध्ययन करेंगे। पल्लवन इस एकांकी के एकांकीकार है डॉक्टर दयानंद तिवारी। सबसे पहले एकांकी प्रारंभ करने से पहले एकांकीकार का तथा लेखक का परिचय हम देखेंगे। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में रायगढ़ के खपोली गांव में उनका जन्म हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापक आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर अपना मंतव्य रखा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। पल्लवन यह डॉक्टर दयानंद तिवारी की एकांकी है। एकांकी विधा का संक्षिप्त हम परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। एकांकी में जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। तो चलो छात्रों, हम एकांकी का प्रारंभ करेंगे। समय, सबसे पहले एकांकी में आए हुए प्रमुख पात्रों का हम परिचय देखेंगे। प्रमुख पात्र अध्यापक, जो हिंदी के अध्यापक हैं, और बाकी पात्र विद्यार्थी तथा छात्र हैं। उनके नाम इस तरह हैं: रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा, लड़की, गीत। यह इस एकांकी में आए हुए पात्र हैं। तो चलो छात्रों, हम पल्लवन इस एकांकी का प्रारंभ करते हैं। समय प्राप्तः 11 बजे। स्थान 12वीं कक्षा, रंगमंच। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एकांकीकार ने एकांकी प्रारंभ होने से पहले रंगमंच की जो पृष्ठभूमि यहाँ पर हमें बताई गई है। सुबह का समय है, 11 बज चुके हैं। कक्षा 12वीं की है।
और रंगमंच पर कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी उसी समय कक्षा में हिंदी के अध्यापक प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते अध्यापक को नमस्ते कहते हैं। अध्यापक रंगमंच पर उपस्थित होता है और सारे विद्यार्थियों को नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अवलोकन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? रोशन: जी सर। प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक कहते हैं, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? प्रतीक कहता है, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न ही सरल और आसान हैं। अध्यापक: ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उनके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। शीतल: सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिससे उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अध्यापक: मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल: जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर द्विधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अध्यापक कहता है, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन इस घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक और रोशन कहता है एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अध्यापक फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है। इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थियों को जानना चाहिए। गौरंश रंगमंच पर उपस्थित होता है और कहता है, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक कहता है, सारे विद्यार्थियों को ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। रोशन, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में एक्सप्लेशन शब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 या 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तो इस एकांकी में अध्यापक अपने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 12वीं कक्षा की अंतिम या फाइनल एग्जाम परीक्षाएं निकट है, समीप है। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन या सिंहावलोकन करा रहे हैं।
एक विद्यार्थी के सवाल पूछने पर हिंदी के अध्यापक पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाते हैं और पल्लवन संबंधी सारी जानकारी अपने विद्यार्थियों को देते हैं और कहते हैं। पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है फैलाव या विस्तार करना। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है, उसे पल्लवन कहा जाता है। तो हिंदी के अध्यापक पल्लवन संबंधी सारी जानकारी अपने विद्यार्थियों को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिदिम, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक कहते हैं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश, मैं को समझा नहीं। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। हिंदी के अध्यापक कहते हैं कि कुछ ऐसे लेखक जो अपने विचार संक्षिप्त में रखते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं सामान्य रूप में हमें पहले समझ में नहीं आता। समझाने के लिए हम पल्लवन का सहारा लेते हैं। रोशन कहता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक, नहीं। कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो हिंदी के अध्यापक अपने छात्रों को पल्लवन संबंधी सारी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझना चाहिए। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता भी होती है। पल्लवन भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का भी स्थान होता है। जानकारी देते हुए वे कहते हैं कि प्रथम दृष्टि में जब किसी सामान्य सूक्ति, काव्य पंक्ति या लोकोक्ति का अर्थ हम समझ नहीं पाते, वह अर्थ समझने के लिए उस वाक्य को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद ही उसका अर्थ हम समझ पाते हैं या उसका अर्थ स्पष्ट होता है। पल्लवन संबंधी और प्रकाश डालते हुए
वे कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में हम पलते हैं, बढ़ते हैं और इस विज्ञान के युग में जो नए लेखकों की पीढ़ी है, लेखक हैं, विचारक तथा कवियों हैं, उनके विचार समझने में पहले पहल उनके विचार समझ में नहीं आते। आजकल के जो लेखक हैं किसी गहराई से चिंतन करते हैं, किसी साहित्य का सृजन करते हैं, उनके विचार पहले हमें समझ में नहीं आते। तब यह मौलिक विचार हम पल्लवन के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या पल्लवन हमारी सहायता, ये विचार समझने के लिए पल्लवन हमारी सहायता करता है। और वे आगे कहते हैं शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी होना आवश्यक है, क्योंकि पल्लवन संबंधी यानी कि पल्लवन किसी काव्य पल्लवन पल्लवन यानी कि फैलाव तथा विस्तार करना, और विस्तार करने के लिए गहन विचारों की तथा बौद्धिक विकास की आवश्यकता। इसलिए अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास का भी होना। पल्लवन केवल शिक्षा दीक्षा में ही उपयोगी नहीं, बल्कि किसी पद प्राप्त करने के लिए, कौन से पद है, उत्कृष्ट वक्ता यानी कि अच्छा बोलने वाला, या पत्रकार हो, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए हमें पल्लवन कला का या पल्लवन कला को अवगत कराना या प्राप्त करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है, जैसे कि कहानी लेखन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। हिंदी के अध्यापक पल्लवन संबंधी विशेषता बताते हैं और आगे कहते हैं पल्लवन की विशेषता, जिसमें कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता यानी कि गति के साथ भाषा शैली, उत्कृष्ट भाषा शैली होना आवश्यक है। शब्द चयन, सहजता, सहज अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य होने चाहिए। क्रमबद्धता, जिसमें क्रम हो, जिस तरह से ऊपर दी गई पंक्ति जिसका हमें पल्लवन करना है उसके अनुसार उसमें क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। और पल्लवन संबंधी और जानकारी देते हुए विशेषता के साथ साथ पल्लवन लिखने की शैलियां भी अध्यापक विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट करते हैं कि पल्लवन में प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। पल्लवन की शैलियां हैं, इसमें प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ से ही रोचक तथा श्रृंखला में बंधे वाक्य लिखे जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में भूमिका बनानी चाहिए, फिर 10-12 वाक्यों में विषय का विस्तार करें तथा अंत में 2-3 वाक्यों में समाप्ति या उपसंहार करें।
यह पल्लवन की या पल्लवन लिखने की प्रक्रिया है। उसके बाद अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पल्लवन की प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हैं। प्रक्रिया संबंधी यानी कि किस तरह से किसी काव्य पंक्ति का या लोकोक्ति का हमें पल्लवन करना है, पहले पहल हमें क्या करना है, कौन सी खबरदारी लेना आवश्यक है, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को अध्यापक देते हैं और कहते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया, विषय को भली भांति पढ़ना। जब हमें किसी विषय का विस्तार करना हो, फैलाव करना हो या उसका भाव विस्तार करना है, पहले पहल हमें उस विषय को यानी कि उस काव्य पंक्ति को या उस वाक्य को भली भांति यानी कि अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस वाक्य को हमें समझना चाहिए। समझने के बाद उस वाक्यों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, जिसके संबंधी हमें लिखना है। पहले पढ़ो, समझो, पर आप ध्यान केंद्रित करो और अर्थ स्पष्ट होने पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके अर्थ के गहराई तक हम जाते हैं। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनर्विचार करना और गहराई से विचार करने पर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया बताई गई है विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचार एकत्रित करना। जो भी उसके जो काव्य पंक्तियां हमें दी गई है उसके पक्ष में और विपक्ष में हमें विचार करना आवश्यक है। केवल एक ही पक्ष रखना नहीं है, उसकी दूसरी बाजू भी हमें रखना है और अंत में जो तर्कसंगत विचार है उसे एकत्रित करना आवश्यक। तीसरी प्रक्रिया बताई गई है शब्द सीमा के अनुसार। पहले ही अध्यापक ने हमें निर्देश दिया है कि यह पल्लवन की शब्द सीमा है, 200 या 300 शब्दों तक हम यह पल्लवन का भाव विस्तार कर सकते हैं। शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना आवश्यक है। या तक हम नर हो न निराश करो मन को, इस वाक्य संबंधी हमें गहराई से पढ़ना है, भली भांति इस वाक्य को जानना है। जो पल्लवन की प्रक्रिया जो हमने अभी देखी है, नर हो न निराश करो मन को, इस विषय को हमें पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद उस पर उस विचार पर ध्यान केंद्रित करना है और ध्यान केंद्रित करने के बाद अर्थ स्पष्ट उसका हमें करना है। यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है नर हो न निराश करो मन को, यानी कि ये संसार में सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न मनुष्य है। मनुष्य ने अपने बुद्धि एवं कौशल्य के बल पर इस संसार में महान कार्य कर चुके हैं। ये संसार में शांति, सद्भाव और समानता स्थापित करने के लिए हमेशा मनुष्य प्रयास करता रहा है, क्योंकि उनका आंतरिक बल सक्षम है। इस विधाता ने, इस ईश्वर ने जो सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति वह मनुष्य है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे मनुष्य के जीवन में सुख आता है, दुख आता है, लाभ हानि भी या सफलता
अपना भी प्राप्त होती है। जब दुख आता है, कभी मनुष्य की हानि होती है, कभी असफलताएं मिल जाती है, तभी मनुष्य के मन को पराजित नहीं होना चाहिए तथा इस धरती को या इस धरा को स्वर्ग कैसे वह बन पाएगा जब उसका मन पराजित हो जाएगा। यानी कि इस धरती को स्वर्ग करने के लिए, इस संसार में शांति, सद्भावना तथा समानता प्रस्थापित करने के लिए और संसार में महान कार्य करने के लिए हमें हमेशा ही अपना उच्च मनोबल रखना आवश्यक है तथा हमें हमेशा ही कर्म करना आवश्यक है। बल्कि नर हो न निराश करो मन को, ये इसका जो भाव विस्तार यहाँ पर लेखक ने सारे विद्यार्थियों को बताया है। बाद में गीत रंगमंच पर उपस्थित होता है और अध्यापक जी से कहते हैं, जी सर, अब हमें समझ में आ गया है सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन, जो गीत नामक जो पात्र है, छात्र हैं, अपने अध्यापक से कहते हैं, सर मैं एक सूक्ति मैं जानता हूँ। सूक्ति यानी कि जो वाक्य है, जो वाक्य कौन सा है? अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक आपदाओं का घर है। जैसे कि खाद शैतान का घर होता है। इस पल्लवन का भाव विस्तार यानी कि इस वाक्य का पल्लवन करना है। जो गीत ने अध्यापक से कहा, सर मैं एक वाक्य जानता हूं, आप इसका पल्लवन करके दिखाइए। अविवेक आपदाओं का घर है। तो अध्यापक कहते हैं पल्लवन, विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत कारणीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि जब मनुष्य मानव कोई निर्णय लेता हो तब अपने बुद्धि की कसौटी पर उन्हें सोचना आवश्यक है। सद असद कारणी यानी कि सत विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। यानी कि बिना समझे हम जो कोई निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, हो सकता है भविष्य में उस निर्णय से हमें कष्ट या कोई नुकसान भी सहना पड़ सके। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। विवेक यानी कि उसकी बुद्धि, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता है, जिसे विवेक, मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचारक ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। बिना सोचे समझे कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो भविष्य में उस निर्णय के बारे में हमें कभी कभी पश्चाताप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जब भी हम निर्णय लेते हैं पहले उसके संबंधी हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई कष्ट या हमारी कोई हानि या हमें पश्चाताप न करना पड़े। जो कुछ भी कहें
सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। हमें हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, बुद्धि की कसौटी पर ही कसकर हमें कार्य करना आवश्यक है। और ऐसा कार्य करने से जीवन में आनंद निर्माण होता है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपदाओं से भर लेता है। अविवेकी यानी कि बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करता है, निर्णय लेता है, भविष्य में वह आपदाओं से घिर जाता है। रंगमंच पर यानी कि किस तरह से अध्यापक ने यहाँ पर हमें अविवेक आपदाओं का घर है इसका पल्लवन करके अपने विद्यार्थियों को दिखाया है। रंगमंच पर तन्वी ये पात्र उपस्थित होता है और संवाद करता है, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। तन्वी अपने अध्यापक को एक पंक्ति बताती है जिसका पल्लवन करने के लिए अनुरोध करती है। वह वाक्य ऐसा है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। ये वाक्य है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक कहते हैं, उपरोक्त दिया हुआ जो वाक्य है जो तन्वी ने बताई थी, अध्यापक उसका पल्लवन करते हैं और कहते हैं, सेवा परम धर्म है। सेवा परम धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है, अवहेलना यानी कि उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। सेवा परमो धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है सेवा करना, कार्य करना। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, लेकिन जो भी इस सेवा को या सेवा भाव की अवहेलना करता है या तिरस्कार करता है या उपेक्षा करता है, तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इसमें उन्हें मोक्ष मिलेगा, यानी कि मुंह में राम और बगल में छुरी। आजकल के जमाने की जो भक्ति है, जो नीति है, लेकिन अंतिम मोक्ष की तो कामना करते हैं, लेकिन जो मूल भाव है उसे ही भूल जाते हैं कि लोगों की सेवा करना, यही भूल जाते, बल्कि स्वार्थ और तनाव उसके मन में रहता है। लोक सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य से निकल पड़ते हैं कि उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन उसके मन में क्या है, अहम भाव है, सेवा भाव की वह अवहेलना करते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। लोग भूल जाते हैं सेवा करना मानवता को उच्च शिखर पर ले जाना है। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी कि उपकार करना, समाज के प्रति उपकार करना कृतज्ञ लोगों का आभूषण है, यानी कि उसकी सज्जनता क्या है, सेवा करना और अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति कृतज्ञ होना। समाज सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्रियों का फल देने वाली होती है।
सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सत्य फल दामिनी है। सेवा करो सो मेवा पाओ, अतः सेवा धर्म अपनाओ। जो तन्वी ने जो वाक्य दिया था, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, यानी कि मानवता के सज्जनता, मानवता को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए या मानवता को चिरकाल सुरक्षित रखने के लिए सेवा करना आवश्यक है। बल्कि तीर्थ यात्रा से कोई सेवा इस भाव को सफल नहीं होता। तीर्थ यात्रा से बढ़कर मानवता की सेवा करना यह हमारा धर्म है। यह अर्थ इस काव्य पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। अध्यापक, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती हैं, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। सारे विद्यार्थी अध्यापक जी से कहते, जी सर। कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक कहते हैं, सुनिए। जो तो को काटा बुवे, जो तो को काटा बुवे, ताई बोए तो फूल। इस पंक्ति का, दोहे का भाव पल्लवन देखना है, जो मध्ययुगीन कवि संत कबीरदास जी का दोहा है। जो तो को काटा भुवे, ताही बोए तो फूल। इस दोहे का भाव पल्लवन इस तरह है, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सुना रहे हैं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं। अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना, यह महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है। निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। निष्पीड़न यानी कि निचोड़ना, यानी कि रस निकालना, यानी कि रस निकालने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम
उत्पीड़क को क्षमा करे। उत्पीड़क यानी कि जो पीड़ा करने वाला है, पीड़ित, अत्याचार या पीड़ा देने वाला, जिसे उत्पीड़ित यानी कि जो पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा उपकार करता है, हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं। निष्कंटक यानी कि जिसमें कोई बाधा न हो या कोई डरा ना हो, निष्कंटक बनाए, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला भी स्वयं ही उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। तो इस तरह से हिंदी के अध्यापक सारे विद्यार्थियों को जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, इस दोहे का भाव पल्लवन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रोशन कहता है, सर जी, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की कहती है, हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत कहता है, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। शीतल कहती है, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्रों को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। तब अध्यापक सारे विद्यार्थियों को कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य के ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। पाठ के अंतिम छोर पर पल्लवन संबंधी कुछ जानकारी दी है। पल्लवन के बिंदु इस शीर्षक के अंतर्गत इसका भी हम अध्ययन करेंगे। पल्लवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार की प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करें। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीपा टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। तो इस तरह से हमारा पल्लवन, ये एकांकी जो समाप्त हो जाती है। इस एकांकी में पल्लवन संबंधी सारी चर्चा अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को दी गई है। मैं आशा रखता हूँ
कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ज्ञान की वृद्धि में सहयोगी होगा। धन्यवाद।